नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 32, जिसका नाम है पर्यावरण रसायन विज्ञान। बच्चों, ये चैप्टर हमारे एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां हम वर्तमान में दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, वहीं हम हमारे ग्रह जो पृथ्वी है उस पर हम अपने जीवन के लिए जीने के लिए जो सिचुएशन है उनको हम प्रतिकूल बनाते जा रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण, इसका वर्ड से ही समझ आ रहा है। पर्यावरण जो वर्ड है ये बना है परि प्लस आवरण से। परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब आवरण। जो हमारे तरफ, हमारे चारों ओर जो आवरण है उसी को हम कह रहे हैं पर्यावरण। और इस पर्यावरण में हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं और इस पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं वो भी हम देखते हैं, जैसे वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, ये सब हम देखते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक, हमारे दो प्रकार के घटक होते हैं पर्यावरण में। एक होता है जैविक घटक और एक को कहते हैं हम अजैविक घटक। जैविक घटक में सजीव आ जाएंगे, जिसमें हम जीवाणु, सूक्ष्माणु, पेड़ पौधे, जंतु, ये सब हम ले लेते हैं। अजैविक में निर्जीव वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे जल हो गया, वायु होगी, मृदा हो गई, ऊर्जा हो गई, विकिरण हो गई। ये सब किस में आ जाएंगे? अजैविक, या फिर हम इसको भौतिक घटक भी कह देते हैं। तो हमारे पास पर्यावरण के दो घटक हो गए, अजैविक और जैविक घटक। जैविक में हम कौन कौन से ले सकते हैं? शैवाल, कवक ले लिए, जीवाणु ले लिए, पौधे ले लिए, जंतु ले लिए। ये सब किस में आ जाएंगे? जैविक में, जिन जो कि सजीव होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण के भाग। पर्यावरण के चार भाग होते हैं बच्चों। जनरली हम चार भाग पढ़ते हैं, जिसमें जीव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। हम चार भाग एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें जीव मंडल की। तो जीव मंडल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, हमारे पास पृथ्वी पर सभी जगह पर जीव क्या होते हैं? जीव नहीं रह सकते हैं। वो उनके जीने के लिए जो उचित स्थान होता है उसी को हम कहेंगे जीव मंडल। तो पृथ्वी का वह भाग जहां जीव जीवित रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं, उसी को केवल हम कहेंगे जीव मंडल। जैसे कि ध्रुव होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, वहां पर जीवन के लिए, जीने के लिए प्रतिकूल सिचुएशंस होती हैं, अनुकूल सिचुएशन नहीं होती हैं, इसलिए हम उसको जीव मंडल में काउंट नहीं करेंगे। तो जीव मंडल कौन सा हो गया? जहां पर जीने की अनुकूल व्यवस्थाएं हो और प्रजनन सजीव कर सकते हो। दूसरा हम देखते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल हमारे चारों ओर वायु के जो भी गैसेज हैं उनका, और इसके अलावा जल वाष्प की जो परत है उसको हम क्या कह रहे हैं? वायुमंडल कह रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम ले जल मंडल। तो जल मंडल ऐसा भाग हो गया जहां पर जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। इसमें बहुत प्रकार के जल संसाधन हम देख सकते हैं, जैसे नदियां देख सकते हैं, महासागर देख सकते हैं, सागर देख सकते हैं, झील देख सकते हैं, ग्लेशियर देख सकते हैं, और हमारे पृथ्वी जमीन के अंदर भी जो भूजल होता है वो भी किस में काउंट कर लेंगे? हम जल मंडल में काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखें स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी का ऐसा भाग है जिस पर सभी प्रकार के खनिज हो, खनिज पदार्थ हो, कार्बनिक पदार्थ हो, चट्टाने हो, मिट्टी हो, मृदा हो, ये सब जो जहां पर आते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। यानी कि जो हमने जीव मंडल देखा था वो किसका भाग था? वो स्थल मंडल का ही भाग था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये पर्यावरण के भाग हो गए। चार भाग हमने एक एक करके देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखें कि पर्यावरण के संकट। पर्यावरण में जो हमारे पास संकट आ रहे हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो क्षेत्रीय हो सकते हैं और एक विश्व स्तरीय हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। क्षेत्रीय का मतलब होता है कि इसके जो नुकसान होंगे वो केवल एक क्षेत्र विशेष पर ही होकर रहेंगे। विश्व स्तरीय का मतलब क्या हो गया? जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता हो, उसको हम क्या कह दिए? विश्व स्तरीय कह सकते हैं। अब क्षेत्रीय के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय हो गए पर्यावरणीय क्षतियां जो जीवित अथवा अजीवित वस्तुओं को स्थानीय रूप में छोटे क्षेत्र पर प्रभाव डालती हैं, उनको क्या कह देते हैं? हम क्षेत्रीय संकट कह देते हैं। उदाहरण के लिए वाहनों के जीवाश्म ईंधन से जो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेज निकलती हैं, इसके अलावा SO2 गैस जो निकलती है, ये सब जहां पर
व्हीकल्स चल रहे होंगे वहीं पर इनके क्या पड़ेंगे, प्रभाव पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे जयपुर में या फिर राजस्थान में जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनका प्रभाव पड़ जाएगा अमेरिका में, उनके धुएं का प्रभाव पड़ रहा हो अमेरिका में, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्षेत्रीय घटनाएं हैं और इनसे क्षेत्रीय पर्यावरण पर क्या होता है, नुकसान होता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं पीड़कनाशी। पीड़कनाशी हम जहां यूज में ले रहे हैं उसके आसपास के क्षेत्र पर ही वो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे डीडीटी हम छिड़कते हैं, जैसे डाई एल्ड्रीन का उपयोग जो हम खेतों में करते हैं, उससे क्या होता है, क्षेत्रीय नुकसान होता है, एक छोटे क्षेत्र पर ही नुकसान होता है। ऐसे ही औद्योगिक अपशिष्ट जो हम लेते हैं, जहां पर औद्योगिक फैक्ट्रीज हैं, वहां पर जो अपशिष्ट निकलते हैं उनका जो है प्रभाव किस पर पड़ेगा, एक छोटे क्षेत्र पर पड़ेगा। जैसे इंडिया में अगर हम हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां का प्रभाव हमारे इंडिया क्षेत्र में ही पड़ेगा, इंडिया वाले पैमाने पर ही पड़ेगा। इसका प्रभाव दूसरे देशों में नहीं पड़ेगा, मतलब ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इनको क्षेत्रीय संकट कह रहे हैं। ऐसे ही हम विश्व स्तरीय संकट भी देख सकते हैं। हमारे देश में प्रदूषण के कारण हुए कुछ दृष्टांत जो कि हमारे देश में हो रहे हैं, तो इनको किस में काउंट करेंगे, हम क्षेत्रीय संकट में काउंट करेंगे। जैसे कि मथुरा तेल शोधक के जो कारखाने हैं वहां से गैस निकलती हैं, SO2 गैस निकलती है। जैसे तो ये गैस जो है मथुरा के आसपास का जो एरिया है, जैसे हम ले ले ताजमहल आगरा में जो स्थित है, तो मथुरा के आसपास है, तो ये ताजमहल पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ताजमहल में जो संगमरमर का पत्थर था, सफेद कलर का यूज किया गया था, वो हल्का हल्का पीला पड़ रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये क्षेत्रीय परिघटना है। एक मथुरा में तेल शोधक के जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाले गैस SO2 के कारण हो रहा है। ऐसे ही हमारे भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को। उससे भी क्या हुआ था, भोपाल में बहुत सारे हजारों लोगों की जान गई थी और आज भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता जा रहा है आने वाले उनकी वंशानुगत पीढ़ियों पर, जो कि किस गैस के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण ये एक परिघटना हुई थी, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। तो ये याद रखना है कि भाई भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस के कारण हजारों लोगों की जान गई थी, तो कौन सी गैस थी वो, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है बच्चों, तो ये क्षेत्रीय परिघटनाएं हो गई। अब हम देखें विश्व पर्यावरणीय क्षतियां, विश्व स्तर पर कौन सी पर्यावरणीय क्षतियां होती हैं। ये बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र पर दुष्प्रभाव डालती हैं। तो बड़े क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं कौन, विश्व स्तरीय पर्यावरणीय क्षतियां। उदाहरण के लिए हम रेफ्रिजरेटरों में जो हम फ्रिज काम में ले रहे हैं, एसीज काम में ले रहे हैं, वहां पर हमारे पास क्या काम में आता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम काम में लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है, क्लोरीन गैस भी होती है। तो उसके कारण क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और उस छिद्र का जो दुष्परिणाम है वो पूरे विश्व में पड़ रहा है। उसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ये कौन सी घटना हो गई, ये विश्व स्तरीय परिघटना हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण को कुल मिलाकर अगर सीधी सी लैंग्वेज में बात करें तो वातावरण जो हमारा पर्यावरण है उसमें छेड़छाड़ ही क्या कहला रही है, प्रदूषण कहलाती है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वायु, जल, मृदा आदि की गुणवत्ता में कमी या अशुद्ध आपत्तिजनक स्थितियां जो एक निश्चित सीमा से हटकर निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में तत्वों की उपस्थिति या क्रिया करते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण हो जाता है। यानी कि एक निश्चित मात्रा से अधिक सांद्रता किसी भी पदार्थ की पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रदूषण। अशुद्धियां या फिर उसकी गुणवत्ता में कमी क्या कहलाती है, प्रदूषण कहलाती है। अब ये किस किस कारण से हो सकती है, ये हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये प्रदूषण हो गया। अब प्रदूषण किसके कारण होता है, जिन पदार्थों के कारण प्रदूषण फैलता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक क्या हो गए, जिन पदार्थ या प्रभाव के कारण पर्यावरण पर अशुद्ध प्रभाव पड़ता है उनको हम क्या कह देते हैं, प्रदूषक कह देते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के प्रदूषक हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रदूषकों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं और एक मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक वे होते हैं जिनमें मानव का कोई लेना देना नहीं होता, वो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे ज्वालामुखी फट गया, जैसे धूल, आंधी आ गई, आंधी हमारे कारण तो आ नहीं रही है, तो उसमें धूल मिट्टी के कण आ रहे हैं तो वायु प्रदूषण हो रहा है। तो वो किसके कारण हो रहा है, वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम प्राकृतिक प्रदूषक।
दूसरा होता है मानव निर्मित, जो कि मानव जो दैनिक जीवन में क्रियाएं कर रहा है उनके कारण क्या हो रहे हैं, दुष्परिणाम हो रहे हैं, उन्हीं को क्या कह रहे हैं, मानव निर्मित प्रदूषक कह रहे हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्राथमिक प्रदूषक और एक द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक जो कि डायरेक्टली होते हैं उनको हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, और प्राथमिक प्रदूषक से फिर दूसरा कोई प्रदूषक बनता है उन्हीं को हम कह देते हैं द्वितीयक प्रदूषक। ये आगे एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्राकृतिक प्रदूषक की, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले आकाशीय बिजली गिर गई जिससे जंगल में आग लग गई। अब जंगल में आग लगी है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलेगी, बहुत सारी की विषैली गैसेज निकलेंगी। उसके कारण क्या होगा, पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा, जो कि कैसी घटना थी, ये प्राकृतिक घटना थी। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, ये प्राकृतिक प्रदूषक का। ऐसे ही मृदा अपरदन के कारण वायु में धूल आदि का आ जाना भी क्या है, प्राकृतिक प्रदूषक का उदाहरण है। ज्वालामुखी के विस्फोट हो जाने से प्रदूषक जैसे कि SO2 गैस निकल रही है या फिर ठोस कण आदि निकल रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक प्राकृतिक प्रदूषक है। ऐसे ही पेड़ों, पत्तियों और मृत जानवरों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो निकलेंगे वो भी क्या है, प्राकृतिक प्रदूषक कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम मानव निर्मित प्रदूषक भी देख सकते हैं। तो जो मानव निर्मित क्या होंगे, जो मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होंगे उन्हीं को क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रदूषक कहते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से, प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या होंगे, ये सीधे ही हानिकारक रूप में पर्यावरण में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ये सीधे करते हैं, मतलब डायरेक्टली जो बनते हैं प्रदूषक उन्हीं को क्या कह रहे हैं, हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीवाश्म ईंधन के दहन से CO2 निकल रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, डायरेक्ट निकल रही है, तो इनको क्या कह दिए हमने, प्राथमिक प्रदूषक कह दिए। दूसरा हम ले सकते हैं वाहन और थर्मल पावर स्टेशनों से SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकल रही हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक प्रदूषक बोल रहे हैं। तो ये डायरेक्ट बन रही हैं तो इनको हमने कह दिया प्राथमिक प्रदूषक। अब द्वितीयक प्रदूषक क्या होंगे, द्वितीयक प्रदूषक जो होंगे वो प्राथमिक प्रदूषक और सामान्य पर्यावरणीय अवयवों के बीच में अभिक्रिया करने पर बनते हैं, उन्हीं को क्या कह रहे हैं हम, द्वितीयक प्रदूषक। यानी कि ये प्राथमिक प्रदूषकों से मिलकर बनेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले SO2 जो क्या था, प्राथमिक प्रदूषक था, जीवाश्म ईंधन से निकल रहा था। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO3 बना लेगा। अभी SO3 डायरेक्ट नहीं बनी है, किससे बनी है, प्राथमिक प्रदूषक SO2 से बनी है। तो ये क्या हो गया, ये द्वितीयक प्रदूषक हो गया। तो यहां पर SO2 तो क्या था, प्राथमिक प्रदूषक था। ऑक्सीजन क्या था, वायुमंडलीय ऑक्सीजन थी, और ये क्या बना लिया, SO3 बना लिया, जो कि क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। अब यहां पर SO3 क्या हो गया, द्वितीयक प्रदूषक हो गया। इस SO3 की अभिक्रिया जब हम H2 या फिर जल वाष्प से करा देंगे तो H2SO4 बनेगा, वो भी क्या है, वो भी हानिकारक है, इसलिए वो भी क्या हो गया, द्वितीयक प्रदूषक हो गया, क्योंकि वो इनडायरेक्टली किससे बन रहा है, वो प्राथमिक प्रदूषक से बन रहा है। तो हम दूसरा क्या देख सकते हैं, SO3 वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, H2SO4 बनाती है। H2SO4 बना रही है, तो ये क्या हो गया, H2SO4 हो गया द्वितीयक प्रदूषक, जो कि किससे बन रहा है, प्राथमिक प्रदूषक किससे, SO2 से। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, SO2 किससे अभिक्रिया कर रहा है, O2 से अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, SO3 बना रहा है। और ये SO3 H2 यानी कि जल वाष्प से अभिक्रिया करके H2SO4 बना रहा है, ये हानिकारक है, इसलिए क्या हो गया, ये द्वितीयक प्रदूषक हो गया। यहां पर किससे बन रहा है, इनडायरेक्टली ये SO2, जो कि क्या है, एक प्राथमिक प्रदूषक है। तो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। और उदाहरण के तौर पर लें, हमने कहा था NO नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो बन रहे थे, जीवाश्म ईंधन से निकल रहे थे, वो क्या था, प्राथमिक प्रदूषक था। और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा, जो कि क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। तो यहां पर NO2 क्या हो गया, द्वितीयक प्रदूषक हो गया। मानव निर्मित प्रदूषक स्रोतों के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो औद्योगिक प्रदूषक और दूसरा घरेलू प्रदूषक। घरेलू प्रदूषक जो घर पे हमारे अपशिष्ट निकलते हैं उनको हम क्या कह देंगे, घरेलू प्रदूषक। जो औद्योगिक इकाइयों से या फैक्ट्रियों से निकलेंगे उनको हम क्या कह देंगे, औद्योगिक प्रदूषक कह देंगे। ठीक है बच्चों।
अब प्रदूषण के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। सोर्सेज कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्थिर स्रोत और एक गतिशील स्रोत। स्थिर का मतलब जो एक जगह पे रुके हुए हैं, वहीं से वो क्या कर रहे हैं, वातावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं, उनको तो हम क्या कह देंगे, स्थिर स्रोत कह देंगे। और एक जो गतिशील अवस्था में है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो बीच में क्या करते हैं, वातावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर प्रक्रम, जैसे थर्मल पावर स्टेशन है, एक जगह पे है, वो प्रदूषण फैला रहे हैं, तो वो कैसे हो गए, स्थिर स्रोत हो गए। दूसरा कारखाने यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह, ये भी कहां पे है, एक जगह पे स्थित है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनसे निकलने वाला धुआं जो है वो कैसा स्रोत हो गया, स्थिर स्रोत हो गया। ऐसे ही गतिशील में हम ले सकते हैं वाहन, वाहन हम में क्या ले सकते हैं, वाहन जो कार वगैरह होती हैं, या फिर हम हवाई जहाज ले लें, या फिर रेल आदि ले लें, इन सब से क्या है, ये गतिशील अवस्था में है, तो वो कौन से स्रोत हो गए, गतिशील स्रोत हो गए। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। आगे करके हम एक एक करके सभी प्रदूषणों के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, जल प्रदूषण पढ़ेंगे, मृदा प्रदूषण पढ़ेंगे, ये सब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।